जब रोइंदार बीस्ट की सेना ने लिन मोयू पर हमला किया तो लिन मोयू के कंकाल योद्धाओं को भी इसकी सूचना मिल गई और लिन मोयू के आदेश पर सभी कंकालों ने उन बीस्टमैन पर हमला कर दिया। जब एक कंकाल ने एक बीस्टमैन को मार डाला तो लिन मोयू ने अपने शव विस्फोट कौशल का उपयोग उस लाश पर किया। लिन मोयू के शव विस्फोट के हमले की सीमा में आने वाले सभी बीस्टमैन विस्फोट हो गए और लिन मोयू का स्कोर एक ही बार में 6000 बढ़ गया। एक बार फिर उसने एक साथ 120 राक्षसों को मार डाला। लिन मोयू 146 अंकों पर था। प्रशिक्षक ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लिन मोयू के पास एओई हमले हैं, भले ही उसके बुलाए गए राक्षस पहले से ही बहुत शक्तिशाली हों। परीक्षक निंग ने उनसे कहा कि लिन मोयू का सोल फ्लेम अटैक भी बहुत शक्तिशाली है। प्रशिक्षक आपस में बातें कर रहे थे कि अगर लिन मोयू का नेक्रोमैंसर वर्ग उसके पौराणिक वर्गों को पार कर सकता है तो वो उन कुछ वर्गों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। एक अन्य प्रशिक्षक ने उनसे कहा कि वे अभी यह नहीं कह सकते। निचले स्तरों में शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है कि ये स्तर बढ़ने पर भी वैसा ही रहेगा, उन्हें थोड़ा और देखना चाहिए। जब लिन मोयू ने महसूस किया कि मृत्यु का आभा मंडल बढ़ गया है तो उसे एहसास हुआ कि परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। लिन मोयू ने देखा कि उसके चारों ओर कम से कम 40 बीस्टमैन के समूह बिखरे हुए हैं। इस बार राक्षस लेवल 16 फरी बीस्टमैन आर्चर और लेवल 16 फरी बीस्टमैन वॉरियर थे। लिन मोयू सोच रहा था कि चूंकि राक्षसों का स्तर बढ़ गया है और उनकी संख्या दोगुनी हो गई है, इसलिए अन्य व्यवसायों को दूसरा चरण पास करने में कठिनाई होगी और इसमें उन्हें बहुत समय लगेगा। वैसे भी लिन मोयू जानता है कि ये उस पर लागू नहीं होता है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय प्रशिक्षक बातें कर रहे थे कि सैन्य परीक्षाओं के इतिहास में एक सदी पहले केवल एक ही व्यवसाय था जिसने अभियान अंतरिक्ष में तीसरा चरण पास किया था, लेकिन उनका मानना है कि लिन मोयू के पास एक उच्च संभावना है, वो बहुत शक्तिशाली है। एक प्रशिक्षक को संदेह है कि लिन मोयू ने एक प्रतिभा को जागृत किया है। सभी ने बातें करना शुरू कर दिया कि अगर वो प्रतिभा को जागृत करता है तो ये मानव जाति के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने अपने पेशे को अनलॉक करने के तुरंत बाद अपनी प्रतिभा को जागृत किया। शायद लिन मोयू दूसरी बार पेशे अनलॉक करते समय फिर से एक नई प्रतिभा को जागृत करेगा। प्रतिभा वाले पेशे बेहद दुर्लभ हैं और दोहरी प्रतिभा 10 लाख में एक होती है। क्या वे इतने भाग्यशाली होंगे कि किसी एक से मिले? जब परिणाम की गणना हो रही थी, लिन मोयू 3,4605 अंकों के साथ पहले स्थान पर था। याशु 7,270 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी। फुनु 6,200 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर था। प्रशिक्षक तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि लिन मोयू दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। लिन मोयू ने तुरंत 200 राक्षसों को फिर से मार डाला। एक प्रशिक्षक ने दूसरे से कहा कि वे सिर्फ लिन मोयू को अंक दे रहे हैं। अब अगर ऐसा नहीं होता कि उनके पास अधिकार नहीं है तो वे उस पर कुछ दर्जन बॉस भेज देते। दूसरी ओर शाजिंग शेनिया साम्राज्य की राजधानी में ट्रायल टावर के वास्तविक स्थान पर शेनिया साम्राज्य के 3 दिव्य टावरों में से एक शहर के ऊपर काले बादल छा रहे थे। एक काली ऊर्जा ट्रायल टावर पर हमला कर रही थी। एक पीले आध्यात्मिक हाथ ने उसे ट्रायल टावर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। उस काली ऊर्जा में एक राक्षस का सिर दिखाई दिया और कहा कि कोई भी उसे नहीं रोक सकता। उस पीले आध्यात्मिक हाथ ने उस राक्षस को रोकने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति कोर बनाया। उसने राक्षस से कहा कि वो मौत की तलाश में है। वो राक्षस हंसते हुए बोला कि वो सिर्फ एक क्लोन है, उन सभी को मार डालो। वे ट्रायल टावर में उन बच्चों को हालांकि सुरक्षित नहीं होंगे। उस पीले आध्यात्मिक हाथ ने उस राक्षस को पकड़ा और उसके शरीर को नष्ट कर दिया। कुछ विशेषज्ञ ट्रायल टावर के चारों ओर तैर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि रसातल के कमीने इतनी दुस्साहस करेंगे कि वे छुपकर हमला करेंगे। वो बुरी रोशनी की गति बहुत तेज है, ऐसा लगता है कि वे तैयारी करके आए थे। अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि उनका लक्ष्य अभियान अंतरिक्ष में बच्चे हैं। रसातल के कमीने अंदर घुस गए और अंदर के स्थान को अस्त व्यस्त कर दिया। रसातल की शक्ति नियमों को दूषित कर रही है। टावर के भीतर की जमीन रसातल की मिट्टी से ली गई थी। यह उनके लिए फायदेमंद है। उन विशेषज्ञों में से एक बाइयेन शेनिया साम्राज्य का शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ बाइयेन था। बाइयेन ने एक अन्य विशेषज्ञ से पूछा कि इसे ठीक करने में कितना समय लगेगा। अन्य विशेषज्ञ ने उसे बताया कि इसमें 1 घंटा लगेगा। दूसरी ओर लिन मोयू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि राक्षस अचानक गायब हो गए। लिन मोयू को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये याशु थी। वह लिन मोयू को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब लिन मोयू ने उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि याशु यहाँ क्यों है? अभियान अंतरिक्ष का क्या हुआ? परीक्षार्थी एक दूसरे से क्यों मिल सकते हैं? जियाशु ने लिन मोयू से पूछा कि वह राक्षसों को मार रही थी, तभी वे अचानक गायब हो गए। क्या उसे पता है कि क्या हुआ? लिन मोयू ने उसे बताया कि वह नहीं जानता। सभी छात्र वहां इकट्ठा होने लगे। अचानक बाई युआन की होलोग्राम छवि टावर के अंदर आकाश में दिखाई दी। उसने बच्चों से कहा कि वो बाई युआन है। बच्चे उसे गॉड बाई कहते हैं। प्रशिक्षक भी आश्चर्यचकित थे कि गॉड बाई क्यों प्रकट हुआ। क्या अभियान अंतरिक्ष में कुछ हुआ? बाई युआन ने छात्रों से कहा कि रसातल दुनिया के राक्षसों ने अभियान अंतरिक्ष पर आक्रमण किया है और उनका लक्ष्य वे हैं। बाई युआन नियमों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। उनका अनुमान है कि इसमें उन्हें 1 घंटा लगेगा। शु ये सुनकर चौंक गई।
बाई युआन ने छात्रों से कहा कि आने वाले घंटे में उन्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। बाई युआन नहीं जानता कि रसातल के राक्षस छात्रों के खिलाफ कैसे कार्य करेंगे, लेकिन उनका मानना है कि जब तक छात्र एकजुट रहेंगे रसातल की शक्ति उनका कुछ नहीं कर सकती। यूएन ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि शानिया के लोग मरने से नहीं डरेंगे। वांगा ने अपनी दोनों लंबी तलवारें उठाईं और चिल्लाया कि वे वांग जिहा से लड़ते हुए मरने से नहीं डरेंगे। अन्य छात्र भी चिल्लाने लगे कि वे मरने से नहीं डरेंगे। लिन मोयू जानता था कि रसातल के सबसे कमजोर राक्षस स्तर 70 के हैं। अगर गॉड भी कहता है कि छात्र हमलावर शक्ति से लड़ सकते हैं तो इसका मतलब है कि शक्ति मजबूत नहीं है। प्रशिक्षक ने कहा कि रसातल स्पष्ट रूप से परीक्षा को लक्षित कर रहे हैं। वे उन प्रतिभाओं को लक्षित कर रहे हैं जो 5वें दौर में भाग ले सकते हैं। ये शेन शिया की नींव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक अन्य प्रशिक्षक ने कहा कि अगर वे इस बार इसे अच्छी तरह से नहीं संभाल पाए तो वे हर साल फिर से आ सकते हैं। परीक्षक निंग ने उनसे बात करना बंद करने और बाहर के लोगों से न घबराने और भगवान में विश्वास करने के लिए कहा। अचानक मीनार के अंदर आकाश में एक लाल चांद दिखाई दिया। ये रसातल का रक्त चंद्रमा था। रसातल की शक्ति अब काम कर रही है। छात्र लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। शूरवीर सामने थे। उन्होंने रसातल के दानव से कहा कि अगर वो उनके साथियों को मारना चाहता है तो उसे शूरवीरों के शवों पर कदम रखना होगा। रसातल का दानव हंसा और कहा कि उसने शेनिया साम्राज्य के भविष्य से इतनी उम्मीद की थी, लेकिन उनके लिए बहुत बुरा है कि वे सब मर जाएंगे। उसने कहा कि 1 घंटा उन सभी को कत्ल करने के लिए पर्याप्त है। कितना शर्म की बात है कि वह उनके स्वादिष्ट शवों का स्वाद नहीं ले पाएगा। छात्रों के सामने रसातल से दूषित स्तर 19 का एक रोएंदार बीस्ट वॉरियर था। एक लड़की ने कहा कि अभियान स्थान में एक स्तर की सीमा है, उच्चतम स्तर 19 है, तो वे किस बात से डर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वहाँ एक राक्षस नहीं बल्कि राक्षसों की पूरी सेना थी। वे सभी उन्नत अभिजात वर्ग थे। शियाओ ने लिन मोयू का हाथ पकड़कर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। लिन मोयू ने कहा कि यह मुश्किल है लेकिन प्रबंधनीय है। लिन मोयू ने सोचा कि चूंकि उन्नत अभिजात वर्ग राक्षस दुस्वप्न काल कोठरी के राक्षसों के समान हैं और वे रसातल शक्तियों से संक्रमित होने के बाद परिवर्तित हो गए हैं, तो क्या वे अनुभव अंक प्रदान करेंगे। रसातल के दानव ने छात्रों से पूछा कि क्या वे अब डरे हुए हैं। उसने छात्रों से पूछा कि चूंकि श्वेत भगवान ने कहा था कि जब तक छात्र मिलकर काम करेंगे वे जीत जाएंगे, लेकिन अब प्रत्येक छात्र के लिए एक राक्षस है, वे कैसे जीतेंगे। छात्र कह रहे थे कि वे नहीं जीत सकते। वांग एओ अपनी तलवार भी नहीं उठा सकता। कुछ छात्र जो हत्यारे हैं लड़ने के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। लिनो उन राक्षसों की ओर चलने लगा। उसके साथ उसका कंकाल योद्धा भी था। श्याओ ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने उसे जल्दी वापस आने के लिए कहा क्योंकि वहाँ 100 से अधिक स्तर 19 के उन्नत अभिजात वर्ग राक्षस हैं। लिन मोयू ने श्याओ से वापस जाने के लिए कहा। शाशु ने नहीं कहा और लिन मोयू का पीछा करने लगी। लिन मोयू ने उससे कहा कि वो जो चाहे करे क्योंकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो उसका पीछा करती है। अन्य छात्र लिन मोयू को अकेले वहां जाते देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने लिन मोयू का स्तर और कैलियस छात्रों की बातें जांची कि किस तरह का नेक्रोमेंसर है। क्या ये कंकाल उसके बुलाए हुए जीव हैं, वे क्या करते हैं, क्या उन्हें उसके साथ भी लड़ना चाहिए। कुछ चर्चा के बाद सभी छात्र लिन मोयू का पीछा करने लगे। जुआन मिंग ने कहा कि वो लड़ाई से नहीं डरती और न ही मौत से डरती है। जब रसातल के दानव ने देखा कि कोई आखिरकार आगे आ रहा है तो उसने लिन मोयू से कहा कि वो बहादुर है, उसे अभी मारना दया की बात होगी, तो क्यों न वो दानव राजा का गुलाम बनने पर विचार करे। जब लिन मोयू रुका तो रसातल के दानव ने उससे फिर से इस पर विचार करने के लिए कहा। उसने लिन मोयू से कहा कि द्वार केवल उसके लिए खोला जाएगा। लिन मोयू ने कहा कि ये लगभग 50 मीटर की दूरी है। ये लाश विस्फोट के सबसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सबसे अच्छी दूरी है। जब लिन मोयू रुका तो छात्रों ने उससे पूछा कि वो क्यों रुका। लिन मोयू ने उन्हें जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ उठाया और अपने सभी 100 कंकाल योद्धाओं को बुलाया। सभी कंकाल योद्धा लिन मोयू के चारों ओर की जगह को कवर करते हैं। छात्र ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इतने सारे कंकाल योद्धा कैसे हैं। लिन मोयू के पास इतने सारे समन कैसे हैं, ये किस तरह का पेशा है। जुआन मिंग को आश्चर्य हुआ कि लिन मोयू के कंकाल योद्धा बहुत तेज हैं। उसने सोचा कि ये बुलाए गए जीव उससे भी तेज हैं जिसका मुख्य गुण चपलता है। कंकाल योद्धाओं ने उन राक्षसों पर हमला करने के लिए अपने क्रोध प्रहार कौशल का उपयोग किया, लेकिन वे राक्षस अभी भी जीवित थे। उन्होंने कंकाल योद्धाओं पर वापस हमला किया। लिन मोयू ने महसूस किया कि इन राक्षसों की ताकत लगभग 3000 है। लिन मोयू सोच रहा था कि उन राक्षसों के लिए इतने हमलों का सामना करने में सक्षम होने के लिए उनका संविधान शायद 3500 से अधिक होगा। हालांकि लाश विस्फोट कैसे काम करता है, संविधान जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होगा। जब एक कंकाल योद्धा ने स्तर 19 के रोएंदार बीस्टमैन योद्धा को मार डाला तो उन्हें 8000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। लिन मोयू जानता है कि भले ही प्राप्त अनुभव की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन ये अनुभव नहीं मिलने से बेहतर है। वहाँ काफ़ी सारे भी हैं। जैसे ही एक राक्षस मरा, लिन मोयू ने लाश विस्फोट कौशल का उपयोग किया। जमीन में एक बड़ा विस्फोट हुआ। अन्य छात्र एक विस्फोट देखकर आश्चर्यचकित रह गए और राक्षस विस्फोट के बाद एक सभी राक्षस विस्फोट हो गए। छात्र ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी राक्षस मर चुके हैं।
एक छात्र ने कहा कि ये किस तरह का कौशल है, ये इतना शक्तिशाली कैसे है। वांग जिहा लिन मोयू की शक्ति देखकर बहुत हैरान था। वांग जिहा सोच रहा था, लिन मोयू इतना मजबूत कैसे है, वांगा ने इस पेशे को क्यों नहीं जगाया, ये उचित नहीं है। रसातल के दानव ने कहा, असंभव, यह असंभव है। उसने लिन मोयू से कहा कि लिन मोयू ने रसातल के दानव को क्रोधित कर दिया है। उसने लिन मोयू को मार डाला, उसका खून पिया और उसका मांस खाया। वहां और भी राक्षस प्रकट हुए। रसातल का दानव हंसा और लिन मोयू से पूछा कि लिन मोयू इससे कैसे निपटेगा, सभी छात्र मर जाएंगे। लिन मोयू ने उस स्थान का पता लगाया जहां रसातल का दानव था, वह रक्त चंद्रमा में था। लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धाओं को राक्षसों से लड़ने की आज्ञा दी और लिन मोयू अपने कंकाल योद्धाओं के साथ रक्त चंद्रमा की ओर कूद गया, रसातल के दानव पर हमला किया। रसातल के दानव ने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो पागल है, वो क्या करने जा रहा है। जैसे ही लिन मोयू रसातल के दानव के पास पहुंचा, उसने उस पर सोल फ्लेम का उपयोग किया। रसातल का दानव जलने लगा क्योंकि उसकी आत्मा ही वहां थी। वो चिल्लाया कि वो लिन मोयू को मार डालेगा, वो निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। जब लिन मोयू ने देखा कि रसातल का दानव अभी भी जीवित है, तो उसने उस पर फिर से सोल फ्लेम का उपयोग किया। रसातल का दानव बहुत दर्द में था। उसने कहा कि ये किस तरह का कौशल है, ये उसकी आत्मा को जलाने में कैसे सक्षम है। उसने लिन मोयू से पूछा कि उसका पेशा क्या है, इस दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। लिन मोयू ने रसातल के दानव से कहा कि यह आक्रमण करने की कीमत है। दूसरी ओर मीनार के बाहर एक विशेषज्ञ जो रसातल के दानव से मीनार का नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहा था, ने महसूस किया कि रसातल की शक्ति कमजोर होती जा रही है। बाई युएन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि मीनार में सभी लोग मर गए। दूसरे विशेषज्ञ ने उसे बताया कि वो अभी भी वहां बहुत से लोगों की ऊर्जा महसूस कर सकता है, केवल रसातल का आभा कमजोर हो रहा है, दानव राजा घायल हो गया होगा। बाई युएन ने उस विशेषज्ञ से ये कहने के लिए कहा, वह डर के मारे मर ही गया था। विशेषज्ञ ने बाई युएन से कहा कि वो बिना सोचे समझे अपनी आभा को न छोड़े। बाई युएन ने कहा कि रसातल का दानव युद्ध स्थान के नियमों को बाधित करने के लिए रसातल की शक्ति का उपयोग करता है। वे भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो उसे कौन घायल कर सकता है। क्या वे उम्मीदवार हो सकते हैं जो स्तर 15 और 16 पर हैं? दूसरी ओर मीनार के अंदर रसातल का दानव लिन मोयू पर बहुत गुस्सा था। वो चिल्लाया कि वो लिन मोयू को मार डालेगा। उसने कई शक्तिशाली राक्षस बनाए और उन्हें लिन मोयू को मारने का आदेश दिया। जो छात्र उन राक्षसों से लड़ रहे थे, वे बहुत डरे हुए थे। अचानक लिन मोयू को एक सिस्टम संदेश मिला कि उसके लाश विस्फोट कौशल का स्तर 2 हो गया है। अब यह लाशों को विस्फोटित करता है और 2 मीटर के भीतर दुश्मनों को 15% नुकसान पहुंचाता है। लिन मोयू यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके लाश विस्फोट का स्तर बढ़ गया है। लिन मोयू ने सोचा कि जब उसके लाश विस्फोट कौशल को आशीर्वाद मिलेगा, तो लाश विस्फोट का दायरा 20 मीटर होगा और 150% नुकसान होगा। उसने सोचा कि क्या ये एक प्रकार का कौशल है जिसके लिए बार बार उपयोग और उन्नयन के लिए परिचित होने की आवश्यकता होती है, या इसका मतलब है कि प्रतिभा कौशल के अलावा जब पेशे बदलते हैं तो स्क्रॉल का उपयोग करके सीखे गए सभी कौशल को इस तरह से अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। लिन मोयू के पीछे कई शक्तिशाली राक्षस उसकी ओर आ रहे थे। जब लिन मोयू ने यह देखा तो उसने सोचा कि ये उसके नए कौशल को परखने का सही समय है। लिन मोयू ने अपने स्तर 2 लाश विस्फोट कौशल से सभी स्तर 19 के राक्षसों को मार डाला। वो समतल भी हो गया और स्तर 17 का नेक्रोमैंसर बन गया। अन्य छात्र बहुत हैरान थे, लिन मोयू कौन है? वो वास्तव में इन अजीब राक्षसों का उपयोग समतल करने के लिए कर रहा है। वे आभारी थे कि वो यहाँ है, अन्यथा वे बर्बाद हो जाते। रसातल का दानव भाग नहीं सकता, वो अपने राक्षसों को वापस बुलाता है। रसातल के दानव ने लिन मोयू से कहा कि वो रसातल का राजा उसे याद रखेगा और जब वो रसातल में आएगा तो यह राजा क्योंकि वो अपने शब्दों का साथ दे सकता है। लिन मोयू ने अपने लाश विस्फोट कौशल का उपयोग करके लाल चंद्रमा को धूल में बदल दिया। रसातल के दानव के मारे जाने के बाद युद्ध स्थान सामान्य होने लगा। हर कोई आश्चर्यचकित था, क्या वे वास्तव में जीत गए? जो विशेषज्ञ मीनार की मरम्मत कर रहा था, उसने महसूस किया कि रसातल की चेतना मिटा दी गई है। उसने बाई युएन से कहा कि युद्ध स्थान बहाल किया जा रहा है। बाई युएन आश्चर्यचकित था। उसने उस विशेषज्ञ से अंदर के छात्रों के बारे में पूछा। उस विशेषज्ञ ने बाई युएन से कहा कि बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है। बाई युएन यह सुनकर और भी आश्चर्यचकित था कि छात्रों को एक भी हताहत नहीं हुआ है। परिणाम उससे बिल्कुल अलग था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। वो जानना चाहता है कि युद्ध स्थान के अंदर वास्तव में क्या हुआ था। बाई युएन ने उस विशेषज्ञ से कहा कि सुरक्षित रहने के लिए बच्चों को वापस टेलीपोर्ट कर दें, उसके बाद पता लगाएं कि युद्ध स्थान के अंदर क्या हुआ था। शाशा लिन मोयू के बारे में चिंतित थी। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो ठीक है। लिन मोयू ने उससे कहा कि वो ठीक है। अचानक बाई युएन की होलोग्राम छवि मीनार के आकाश में दिखाई दी। उसने सभी से कहा कि रसातल की शक्ति गायब हो गई है और युद्ध स्थान सामान्य हो गया है। सभी छात्रों को उनके मूल परीक्षण स्थल पर वापस भेज दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे।
शियाओ सोच रही थी कि वे उन और योद्धाओं का भी मुकाबला नहीं कर सके। शुक्र है कि लिन मोयू यहाँ था। जब सभी छात्र बाहर टेलीपोर्ट हुए तो यह घोषणा की गई कि मुख्य युद्ध परीक्षा समाप्त हो गई है। सभी परीक्षार्थी अंतिम अंक मूल्यांकन की प्रतीक्षा करें। मुख्य युद्ध परीक्षा परिणामों में अंक और मूल्यांकन शामिल होते हैं। शीर्ष स्तरीय सिर्फ उच्च अंक होने के बारे में नहीं है, मूल्यांकन भी उत्कृष्ट होने चाहिए और उनके मूल्यांकन अन्य परीक्षार्थियों के विपरीत सीधे शेंग-शिया साम्राज्य के उच्च रैंकिंग अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं। परीक्षक निंग सोच रहा था कि युद्ध थान के अंदर वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन वो एक तरह से ये देखने के लिए उत्सुक था कि लिन मोयू को बाहर से किस तरह का मूल्यांकन मिलेगा। बाई युएन ने मीनार के अंदर जो हुआ उसकी पिछली छवि देखी, वो आश्चर्यचकित रह गया। लिन मोयू एक नेक्रोमैंसर। बाई युएन ने इस वर्ग के बारे में पहले भी सुना था। यह एक बिल्कुल नई कक्षा है जो जियांगनिंग प्रांत के शेनहाई शहर में दिखाई दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो स्थिति को बदल देगा। वह प्रभावशाली, शांत, युद्ध में निर्णायक और शक्तिशाली वर्ग है। उसने कहा कि इस बच्चे में पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ बनने की क्षमता है। न केवल उसकी कक्षा शक्तिशाली है, बल्कि उसमें जागृत मजबूत प्रतिभाएं भी होनी चाहिए। एक परीक्षक ने कहा कि इस वर्ष के मूल्यांकन थोड़े कठिन थे। एक अन्य परीक्षक ने उससे पूछा कि इसमें क्या मुश्किल है। जो भाग गए वे सब कायर हैं। वे भविष्य में युद्ध के मैदान में बस रेगिस्तान करते हैं, कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर सकता। वे सभी सहमत हैं कि लिन मोयू का मूल्यांकन निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। दूसरों के लिए उन्हें इस पर चर्चा करनी होगी। कुछ चर्चा के बाद परिणाम सामने आए। लिन मोयू 34,605 मूल्यांकन अंकों के साथ पहले स्थान पर था। उन्होंने लिन मोयू के परिणाम के बाद उत्कृष्ट भी जोड़ा। जब प्रिंसिपल लू युन ने इसे देखा तो वो खुशी से अपनी सीट से कूद पड़े। अन्य प्रिंसिपल लू युन को बधाई दे रहे थे। एक प्रिंसिपल ने कहा कि लू युन को प्रांत में शीर्ष स्कोर देने से वो अगले 20 वर्षों तक अपनी बड़ाई करता रहेगा। शियाओ ने लिन मोयू को बधाई दी। वो वास्तव में प्रांत में शीर्ष स्कोर प्राप्त किया। लिन मोयू मुस्कुराया और उसे धन्यवाद दिया। शियाओ लिन मोयू को मुस्कुराते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी। शियाओ ने लिन मोयू से कहा कि जब वो मुस्कुराता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो सामान्य रूप से कभी क्यों नहीं मुस्कुराता। अन्य लोगों के परिणाम आने लगे। शियाओ 7,600 मूल्यांकन अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थी। प्रिंसिपल लू युन और भी खुश हो गए क्योंकि दूसरा स्थान भी उनका था। अन्य प्रिंसिपल वास्तव में उससे ईर्ष्या करते थे। तीसरे स्थान पर फानू 6,700 मूल्यांकन अंकों के साथ था। चौथे स्थान पर जुओ मेई 6,325 मूल्यांकन अंकों के साथ थी और पांचवें स्थान पर वांग जिहा 6,300 मूल्यांकन अंकों के साथ था। उसे गरीब शब्द दिया गया जो उसके नाम के लिए उपयुक्त था। वांगा कंफ्यूज था कि उसका मूल्यांकन इतना खराब क्यों है। वो जानता था कि ये मूल्यांकन सामने आने के बाद शियाजिंग अकादमी को भूल जाओ, यहाँ तक कि साम्राज्य के शीर्ष 20 उच्च स्तरीय भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वह चिल्लाने लगा कि वो इसे स्वीकार नहीं करता। वह गुस्सा था कि बिना सबूत के उसे गरीब मूल्यांकन क्यों दिया गया। उसने कहा कि यह उचित नहीं है। वांग जिहा के पैर पर नीली रोशनी दिखाई दी और कहा गया कि वांगा ने परीक्षा क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन किया है। उसे निष्कासित कर दिया गया है। उसके बाद घोषणा जारी रही। कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन के लिए यह घोषणा की गई कि इस वर्ष जियांगनिंग प्रांत का शीर्ष स्कोरर लिन मोयू है। युवा लिन और लिन मोयू के प्रांत के सभी छात्र बहुत खुश थे। युवा लिन ने कहा कि लिन मोयू उनके नेता हैं क्योंकि वो प्रांत के शीर्ष स्कोरर हैं। प्रशिक्षक ने सभी को चुप रहने के लिए कहा क्योंकि एक शाही आदेश आ गया है। सभी शाही आदेश के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि क्या प्रांतीय शीर्ष स्कोरर का खिताब पर्याप्त नहीं है। ये घोषणा की गई कि लिन मोयू इस वर्ष के राष्ट्रीय परीक्षा के शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। ये सुनकर पूरा राज्य दंग रह गया कि लिन मोयू राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर है। प्रिंसिपल लू युन बहुत हैरान थे। उन्होंने एक अन्य प्रिंसिपल से पूछा कि क्या उन्होंने गलत सुना, क्या लिन मोयू राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर है। प्रिंसिपल लू युन पहले से ही स्वर्ग में परियों के साथ थे। वो बार बार राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर शब्द दोहरा रहे थे। एक प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि क्या वो ठीक हैं। उन्होंने प्रिंसिपल लू युन से कहा कि वो ज्यादा उत्साहित न हो और अपना ख्याल रखें। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने इस बार गलत नहीं सुना, वो जीवन भर अपनी बड़ाई कर सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनके जियांगनिंग प्रांत ने एक राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर पैदा किया। एक महिला ने कहा कि लिन मोयू वास्तव में अद्भुत है। भविष्य में वो अपने बच्चे को उसी हाई स्कूल में भेजेगी जहाँ जुआन मिंग जाता है। जुआन मिंग लिन मोयू के पास जाता है और उसे बधाई देता है। शू जेन ने उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसके बिना वे इस बार मुसीबत में होते। लिन मोयू ने शू जेन से हाथ मिलाया और कहा कि ये कोई समस्या नहीं है। शू जेन ने लिन मोयू से कहा कि चूंकि लिन मोयू शायद शियाजिंग अकादमी में परीक्षा देने की योजना बना रहा है तो उन्हें शियाजिंग अकादमी में मिलना चाहिए। उसने कहा कि वो लिन मोयू को भोजन खिलाएगा। फिर लिन मोयू ने उससे ठीक कहा। जुआन मिंग और शू जेन दोनों कंफ्यूज थे लिन मोयू के छोटे जवाब से। शियाओ आती है और उनसे कहती है कि लिन मोयू ज़्यादा बात नहीं करता। वो 3 साल से उसका सहपाठी है और उन्होंने कुल मिलाकर 10 से ज़्यादा वाक्य नहीं बदले हैं। लिन मोयू ने उसे सही करते हुए बताया कि ये 26 वाक्य हैं। शाशु शर्मिंदा थी और जुआन मिंग और शू जेन दोनों उसकी बात पर हंस रहे थे।
कुछ समय बाद लिन मोयू के घर पर लिन मोयू अपनी बहन की फोटो के सामने बैठा था और उससे कहा कि वो जल्द ही जियाजिंग अकादमी में होगी। उसने अपनी दादी से कहा कि वो राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर बन गया है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये प्रिंसिपल लू थे। जैसे ही लिन मोयू ने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, प्रिंसिपल लू यून के साथ आए एक व्यक्ति ने लिन मोयू पर भयानक आभा छोड़ी। लिन मोयू आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऐसी भयानक आभा महसूस की कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लिन मोयू ने तुरंत अपने कंकाल योद्धा को प्रिंसिपल लू यून के साथ आए व्यक्ति से लड़ने के लिए बुलाया। प्रिंसिपल लू यून के साथ बाई युएन थे। उन्होंने लिन मोयू से कहा कि उसकी प्रतिक्रिया अच्छी है। लिन मोयू ने भगवान बाई शेन को नमस्कार किया। जब लिन मोयू ने भगवान बाई शेन को नमस्कार किया तो बाई शेन ये देखकर प्रभावित हुए कि लिन मोयू शांत और संयमित है। उसमें उत्कृष्ट सहज प्रतिक्रियाएं हैं। वो एक अच्छी पौध है। बाई शेन ने लिन मोयू से कहा कि वो इस बार यहाँ लिन मोयू से शियाजिंग अकादमी के मामले के बारे में बात करने आए हैं। लिन मोयू उन्हें उनकी सीटों पर ले गया और वो उनके लिए चाय डाल रहा था। प्रिंसिपल लू यून ने बाई शेन से लिन मोयू की मेहमान नवाजी का बुरा न मानने के लिए कहा। क्योंकि मोयू की बहन पिछले साल शियाजिंग अकादमी गई थी, इसलिए वो अकेला रह रहा है। बाई शेन अब लिन मोयू से और भी प्रभावित थे क्योंकि ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ दोनों भाई बहन शियाजिंग अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम थे। उनके जैसा प्रतिभाशाली होना वास्तव में उल्लेखनीय है। बाई शेन लिन मोयू के कंकाल योद्धाओं के 4 गुणों को 250 औसत गुणों के साथ देखते हैं। उन्होंने लिन मोयू से पूछा कि उसने उन गुणों के साथ युद्ध स्थान में कैसे जीत हासिल की। जब बाई शेन ने उसे बताया कि उसके कंकाल में 250 औसत गुण हैं, तो लिन मोयू आश्चर्यचकित रह गया। लिन मोयू ने महसूस किया कि अन्य लोग कंकाल योद्धा वर्ग के प्रतिभा बढ़ाए गए गुणों को नहीं देख सकते हैं। बाई शेन ने लिन मोयू से पूछा कि उसने कौन सी प्रतिभा जागृत की है। प्रिंसिपल लू यून आश्चर्यचकित थे। मोयू, क्या तुमने वास्तव में एक प्रतिभा जागृत की है? लिन मोयू ने उन्हें अपनी प्रतिभा के बारे में बताया जो एम्प्लीफिकेशन है, ये सभी कौशल को बढ़ाती है। बाई शेन ने कहा कि अब सब समझ में आ गया है। जब लिन मोयू ने उन्हें अपने कौशल के बारे में बताया, बाई शेन ने कहा कि उन्हें इस बार 2 बातें करनी है। पहली शियाजिंग अकादमी से इनाम है और दूसरी लिन मोयू को अकादमी ले जाना है। परसों एक परीक्षण होगा और उन्हें उम्मीद है कि लिन मोयू भाग ले सकता है। जब लिन मोयू ने उनसे पूछा कि ये किस प्रकार का परीक्षण है, तो बाई शेन ने कहा कि ये शियाजिंग अकादमी के भीतर एक आंतरिक परीक्षण है। प्रतिभागी उनके अपने आंतरिक छात्र हैं। जब तक वो भाग लेने के लिए राजी नहीं हो जाता, तब तक वो लिन मोयू को विशिष्ट बातें नहीं बता सकते। भागीदारी अनिवार्य नहीं है और निर्णय उस पर निर्भर है। लेकिन बाई शेन का आंतरिक प्रतिभागियों से क्या मतलब है? क्या ये गोपनीय है? ऐसा लगता है कि परीक्षण की सामग्री असामान्य है। ये विचार लिन मोयू के दिमाग में आ रहे थे जब बाई शेन लिन मोयू को बहुत अधिक सोचते हुए देख रहे थे। उन्होंने फिर कहा कि वो सामग्री का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन वो लिन मोयू को बता सकते हैं कि ये परीक्षण का अवसर दुर्लभ है। मूल रूप से लिन मोयू इस परीक्षण में भाग लेने में सक्षम नहीं होता। लिन मोयू ने सोचना बंद कर दिया और कहा कि वो इसमें शामिल होगा। बाई शेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला ऐसा है, वो लिन मोयू को पहले पुरस्कार देंगे। उन्होंने अपनी उप अंतरिक्ष से कुछ निकाला और कहा कि राष्ट्रीय शीर्ष स्कोरर के रूप में लिन मोयू के पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला पुरस्कार 1 लाख अंक है। लिन मोयू के परीक्षा स्कोर के अलावा सभी अंक कार्ड में हैं। लिन मोयू ने सुना था कि अकादमी के भीतर अंक सोने से ज्यादा उपयोगी होते हैं। दूसरा पुरस्कार एक प्राथमिक कौशल स्क्रॉल और एक मध्यवर्ती कौशल स्क्रॉल है। बाई शेन ने लिन मोयू को बताया कि तीसरी वस्तु युद्ध स्थान में लिन मोयू के प्रदर्शन के आधार पर उसके लिए एक अतिरिक्त इनाम है। डिवाइन समर टॉवर में प्रवेश करने की योग्यता। एक बार टॉवर में प्रवेश करने की ये योग्यता बहुत कीमती है, खासकर पहली बार के लिए। उन्होंने लिन मोयू से कहा कि जाने से पहले अच्छी तरह तैयारी करना सुनिश्चित करें। लिन मोयू ने कहा कि वो समझ गया। लिन मोयू जानता है कि जब भगवान बाई शेन इस पर जोर देते हैं तो निश्चित रूप से इसका बहुत महत्व होता है। बाई शेन ने लिन मोयू से थोड़ा साफ सुथरा होने के लिए कहा। वो लिन मोयू को कुछ समय बाद शियाजिंग अकादमी ले जाएंगे। कुछ समय बाद बाई शेन और लिन मोयू टेलीपोर्टेशन सर्कल में जाते हैं। प्रिंसिपल लू यून ने लिन मोयू को अलविदा कहा और पलक झपकते ही लिन मोयू और बाई शेन दोनों शियाजिंग अकादमी पहुंच गए। लिन मोयू ने गेट पर शियाजिंग अकादमी का नाम पढ़ा। बाई शेन ने लिन मोयू से कहा कि यह गेट न केवल एक प्रवेश द्वार है, बल्कि एक हथियार भी है। यहाँ तक कि शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ भी जबरदस्ती प्रवेश करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। बाई शेन ने लिन मोयू को आवासीय क्षेत्र दिखाया जहाँ वो आज से रहेगा। बाई शेन ने कहा कि वो अब जा रहा है। उन्होंने लिन मोयू से अच्छी तरह आराम करने के लिए कहा। कल कोई उसे मार्गदर्शन करने आएगा। लिन मोयू ने बाई शेन से ठीक कहा, क्योंकि वो ज्यादा नहीं बोलता। एक अन्य नारंगी बालों वाला छात्र था जिसने भगवान बाई शेन को नमस्कार किया। वो छात्र लिन मोयू की पहचान के बारे में उत्सुक था कि भगवान बाई शेन ने व्यक्तिगत रूप से उसे प्राप्त किया। फिर भी भगवान बाई शेन के प्रति उसका लहजा इतना ठंडा था। छात्र ने लिन मोयू से पूछा कि वो कहाँ रहना पसंद करेगा। उसने लिन मोयू को बताया कि उनके पास विभिन्न विकल्प हैं। 4 व्यक्ति कमरा, 2 व्यक्ति कमरा, एकल कमरा शयन गृह, स्टैंड अलोन विला, अभ्यास मैदान वाले विला। उन्होंने लिन मोयू को बताया कि विभिन्न आवासों में बहुत बड़ा मूल्य अंतर है। उन्होंने लिन मोयू को सलाह दी कि वो जानते हैं कि लिन मोयू ने अभी अभी परीक्षा समाप्त की है।
और उसके पास बहुत सारे अंक हैं, लेकिन बाद में बहुत सी जगहें हैं जहां अंकों की आवश्यकता होती है। अभी के लिए 4 व्यक्ति कमरे में या शायद 2 व्यक्ति कमरे में रहें। लिन मोयू ने उससे कहा कि उसने एक एकल कमरा शयन गृह जीता है। लिन मोयू ने सोचा कि उसे थोड़ा बचाना चाहिए और एकल कमरा शयन गृह के लिए जाना चाहिए। नारंगी बालों वाला लड़का एकल कमरा सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वह निश्चित है। उसने सोचा कि लिन मोयू बहुत खर्चीला है, अभी नहीं बचा रहा है, लेकिन उसे पछतावा होगा जब उसे पता चलेगा कि बाद में अंक कमाना कितना मुश्किल है। दोनों लिन मोयू के एकल कमरे वाले शयन गृह में जाते हैं। लिन मोयू ने कहा कि ये एक अच्छा कमरा है, ये वाला चलेगा। नारंगी बालों वाले लड़के ने लिन मोयू से उसका पहचान पत्र देने के लिए कहा, वो उसे पंजीकृत करेगा। जब उस लड़के ने लिन मोयू के कार्ड को भुगतान मशीन में डाला तो उसने देखा कि लिन मोयू के कार्ड में हजारों अंक थे। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने लिन मोयू से पूछा कि उसके पास इतने अंक कैसे हैं। लिन मोयू ने उसे बताया कि यह राष्ट्रीय टॉप स्कोरर बनने का इनाम है। 130,000। नारंगी बालों वाले लड़के ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन मोयू सिंगल रूम डॉर्मेट्री में रहना चाहता है। लड़का बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि जब से उसने अकादमी में प्रवेश किया था उसने कुल 10,000 अंक ही अर्जित किए थे। उसके पास लिन मोयू का एक अंश भी नहीं था। जाते समय उस लड़के ने लिन मोयू से कहा कि वो अच्छी तरह आराम करे। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे संपर्क करें और कल एक कम्युनिकेशन डिवाइस लेना याद रखे, इसके बिना असुविधा होगी। जब लिन मोयू खिड़की के बगल में बैठा तो उसने देखा कि बाहर रात में कोई अभ्यास कर रहा है। लिन मोयू ने सोचा कि वास्तव में ये शियाजिंग अकादमी है, हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। इस तरह के माहौल में लेवल बढ़ाना निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत तेज होगा। अगले दिन जब लिन मोयू ध्यान कर रहा था तो अचानक किसी ने उसकी डोरबेल बजाई। जब लिन मोयू ने दरवाज़ा खोला तो सामने निंग यी थी। लिन मोयू बस उसे देख रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या वो उसे नहीं पहचानता। लिन मोयू ने कहा कि वह उसे पहचानता है। निंग यी ने लिन मोयू का हाथ पकड़ा और उसे आने के लिए कहा। वो उसे नाश्ता कराएगी और फिर शियाजिंग अकादमी दिखाएगी। शियाजिंग अकादमी कैफेटेरिया में लिन मोयू ने खाने के लिए भुगतान किया। निंग यी आश्चर्यचकित हुई। उसने उससे पूछा कि वह अंकों से कैसे भुगतान कर रहा है, क्योंकि वह यहाँ सिक्कों का उपयोग कर सकता है। जो जगहें सिक्कों को स्वीकार करती हैं वे निश्चित रूप से अंकों का उपयोग नहीं करेंगी। लिन मोयू ने उसे बताया कि उसके पास सिक्के नहीं हैं, केवल अंक हैं। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि अगर तुम्हारे पास सिक्के नहीं हैं तो बस बता दो, मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं, अंक बर्बाद मत करो, अंक कमाना मुश्किल है। निंग यी ने पेमेंट मशीन को देखा और कहा कि शुक्र है कि ये सिर्फ 5 अंक हैं, लेकिन जब उसने देखा कि लिन मोयू ने 33,600 अंक जीते हैं तो वो बहुत हैरान हुई। उसने उससे पूछा कि उसके पास इतने अंक कैसे हैं। लिन मोयू ने उसे सब कुछ बताया। जब वे बाहर गए तो निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि याद रखना कि जहाँ भी तुम सिक्कों का उपयोग कर सकते हो वहाँ कभी भी अंकों का उपयोग न करें। अंकों का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए, भले ही तुम्हारे पास अंक हों। लिन मोयू ने कहा ठीक है। उसने उसे गोब्लिन किंग का कोर उपहार में दिया। जब निंग यी ने उसे अपने हाथ में लिया तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या वो इसकी कीमत जानता है। ये 5वें स्तर के गोब्लिन किंग का कोर है। ये एक बॉस एक्सेसरी है। अगर व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी कीमत कम से कम 10 लाख सिक्के होगी, और वो वास्तव में इसे उसे दे रहा है। लिन मोयू ने कहा हाँ। उसने सोचा कि ये बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। ऐसा लगता है कि राजवंश गिल्ड वास्तव में निंग यी का शोषण कर रहा है। निंग यी उस कोर को पाकर बहुत खुश हुई और फिर एक एक करके निंग यी ने लिन मोयू को शियाजिंग अकादमी की सभी जगहें दिखाईं। एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में लिन मोयू ने अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की। उसने निंग यी से पूछा कि उसे अपनी बहन लिन मोहन के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही है। जब लिन मोयू ने लिन मोहन की तलाश की तो उसकी जानकारी खाली थी। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि संभव है कि उसकी बहन अकादमी के किसी विशेष गोपनीय मिशन पर हो, इसलिए जानकारी नहीं मिल पा रही है। यह भी संभव है कि वो किसी अधिक विशिष्ट कॉलेज में शामिल हो गई हो, जैसे कि डिवाइन क्रिएशन कॉलेज। उसकी बहन शायद किसी विशेष कॉलेज में शामिल हो गई होगी, इसलिए चिंता करना बंद करो, कुछ नहीं होगा। लिन मोयू ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। निंग यी ने उससे कहा कि ये सब ठीक है, अब मुख्य बात पर आते हैं। उसने लिन मोयू से कहा कि वो उसे आज यहाँ अकादमी से परिचित कराने के लिए लाई है, लेकिन उसके पास एक काम भी है। निंग यी एक क्लास में गई और अपनी बहन ताओ ताओ को बुलाया। उसने कहा कि वो किसी को लाई है। राष्ट्रीय टॉप स्कोरर एक सुंदर लड़की लिन मोयू से मिलने आई। उसने अपना परिचय जोंग ताओ ताओ लेवल 23 एल्फ नाइट क्लास के रूप में दिया। लिन मोयू ने उसे बताया कि वो लेवल 17 नेक्रोमेंसर है। वहाँ एक सुनहरे बालों वाला लड़का था। जब उसने सुना कि लिन मोयू सिर्फ लेवल 17 का है तो उसने पूछा कि क्या वे मजाक कर रहे हैं। उसने कहा कि भले ही निंग यी किसी को ला रही है, वो किसी को भी यूं ही नहीं ला सकती। वो सुनहरे बालों वाला लड़का लिंग जेन था। निंग यी ने लिंग जेन से पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने लिंग जेन से अपने शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहा। मोयू राष्ट्रीय टॉप स्कोरर हैं। लिंग जेन के साथ कुछ लोग थे। उन्होंने कहा कि उनकी हिडन ड्रैगन टीम की तुलना में राष्ट्रीय टॉप स्कोरर होने का कोई मतलब नहीं है।
लिंग जेन ने कहा कि उसने पिछले राष्ट्रीय टॉप स्कोरर को देखा है, वे सब बेकार थे। लिंग जेन लिन मोयू के आमने सामने आ गया। उसने लिन मोयू से कहा कि वो जानता है कि लिन मोयू को लॉर्ड बाई शेन ने पेश किया था, लेकिन उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसका लॉर्ड बाई शेन से संबंध है। वो गुस्सा हो गया और कहा कि उनकी हिडन ड्रैगन टीम में सब कुछ ताकत के बारे में है। इस ट्रायल के लिए लिन मोयू को साथ लाना ठीक है, लेकिन लिन मोयू को अपना मुंह बंद रखना चाहिए और आवाज न करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें नीचे मत खींचो, नहीं तो वो लिन मोयू के साथ विनम्र नहीं होगा। जब लिन मोयू ने उसे देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि शिया परिवार की युवती भी इतनी अहंकारी नहीं है। लिन मोयू ने उससे पूछा कि क्या वह पागल हो रहा है। लिंग जेन लिन मोयू पर और गुस्सा हो गया। उसने उससे पूछा कि उसने क्या कहा। उसने लिन मोयू पर हमला करने के लिए फायर मैजिक किया। जोंग ताओ ताओ उनके बीच आ गई और एक बाधा बना दी। वो चिल्लाई और लिंग जेन से पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। निंग यी ने लिंग जेन को रुकने के लिए कहा। लिंग जेन ने जोंग ताओ ताओ से कहा कि वो उसका ध्यान रख रहा है। वो पीछे हट गया। झांग ताओ ताओ ने लिन मोयू से कहा कि वे कल सुबह 9 बजे यहाँ मिलेंगे। वह केवल लिन मोयू को इतना ही बता सकती है। कल के ट्रायल के बारे में लिन मोयू ने धन्यवाद कहा। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि चलो चलते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी है और तैयारी करनी है। जियांग ताओ ताओ लिंग जेन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि उसकी कुछ शिकायतें हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को ट्रायल में न लाए। वैसे भी लिन मोयू को लॉर्ड बाई शेन ने पेश किया है। लिंग जेन ने उससे कहा कि उसकी सीमाएं हैं, वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि किस तरह के व्यक्ति ने लिंग जेन के भाई का पद लिया है। उसने लिंग जेन से कहा कि लिन मोयू राष्ट्रीय टॉप स्कोरर है, हालांकि इसका उनके लिए ज़्यादा मतलब नहीं है। उसे वो हासिल करने के लिए कुछ असाधारण होना चाहिए और उसकी क्लास भी एक नई शुरू की गई अनोखी क्लास है। लिंग जेन ने उससे कहा कि भले ही वो किसी को साथ लाए, ये सुनिश्चित नहीं है कि वे उपयोगी होंगे। हर साल नई क्लासें आती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बेकार होती हैं। ये नेक्रोमैंसर भी शायद वैसा ही होगा। लिन मोयू और निंग ये दोनों क्लास से बाहर निकल जाते हैं। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि लिंग जेन से झगड़ा न करे, वो बस पागल है। उसने लिन मोयू से चलने के लिए कहा। वे कुछ हीलिंग पोशन, माना पोशन और कम्युनिकेशन डिवाइस खरीदेंगे। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो लिन मोयू चुनाव नहीं कर पाता है। वो खरीदारी में निंग यी की मदद मांगता है। निंग यी ने उसे 10 लाल और नीले पोशन प्रत्येक और एक कम्युनिकेशन डिवाइस लेने के लिए कहा। जब लिन मोयू को अपना कम्युनिकेशन डिवाइस मिल जाता है तो निंग यी खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो लिन मोयू को कभी भी परेशान कर सकती है। उसने लिन मोयू से पहले दोस्त बनने के लिए कहा। लिन मोयू ने निंग यी को दोस्त के रूप में जोड़ा। पूरे दिन घूमने के बाद निंग यी लिन मोयू को उसके कमरे में छोड़ देती है और उसे कल ट्रायल में मिलने के लिए कहती है। लिन मोयू जानता है कि उसे इस ट्रायल के लिए और तैयारी करनी होगी। वो अपनी प्राइमरी स्किल स्क्रॉल निकालता है और उसका उपयोग करता है। ये सफल होता है और उसे स्लो कर्स स्किल मिलती है। स्लो कर्स लेवल 1 पर ये 50 मीटर के दायरे में दुश्मनों को शाप देता है, उनकी गति को 50% तक कम करता है, 10 मिनट तक रहता है। लिन मोयू की टैलेंट एम्प्लीफिकेशन के बाद सीमा 50 मीटर तक पहुंच गई और धीमी गति का प्रभाव 50% तक बढ़ गया। अवधि भी 10 मिनट तक बढ़ गई। ये एक और अद्भुत कौशल है। लिन मोयू के कौशल को अब समनिंग, अटैक और कर्स सीरीज में वर्गीकृत किया जा सकता है। सीरीज की परवाह किए बिना वे सभी महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली हैं। लिन मोयू को भविष्य में अन्य कौशल सीरीज सीखने की उम्मीद है। अगले दिन निंग यी ने लिन मोयू को उसके कम्युनिकेशन डिवाइस पर बुलाया। उसने लिन मोयू को नाश्ते के लिए नीचे आने के लिए कहा और फिर वे निकलेंगे। जब लिन मोयू और निंग यी फिर से क्लासरूम में जाते हैं तो जियांग ताओ ताओ उनसे कहती है कि टेलीपोर्ट होने के बाद इधर उधर न घूमें, लक्ष्यहीन न रहें। लिंग जेन ने उन्हें बच्चे कहकर बुलाया और कहा कि उन्हें धीमा न करें। निंग यी ने लिंग जेन से कहा कि वो बस उन्हें न खींचे और वे ठीक रहेंगे। जियांग ताओ ताओ उनकी लड़ाई से थक गई थी। उसने उनसे कहा कि उनके जो भी मतभेद हैं उनसे ट्रायल के बाद निपटें। बस टीम को नीचे न खींचे और सब ठीक हो जाएगा। ये ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी को ये जानना चाहिए। झांग ताओ ताओ ने सभी को अपनी क्लास बताने के लिए कहा। एक नारंगी बालों वाली लड़की ने खुद को म्याओ यू लेवल 20 सेल्फ एल्डर के रूप में पेश किया। एक बड़े आदमी ने खुद को द्वान गाओ लेवल 20 डिवाइनर के रूप में पेश किया। लिंग जेन ने खुद को लेवल 21 वॉरलॉक के रूप में पेश किया। झांग ताओ ताओ ने खुद को लेवल 23 सेल्फ नाइट के रूप में पेश किया। लिन मोयू ने कहा कि वो लेवल 17 नेक्रोमैंसर है और निंग यी ने खुद को लेवल 19 शैडो असैसिन के रूप में पेश किया। झांग ताओ ताओ ने टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल निकाला और सभी से कहा कि इस ट्रायल में उन्हें एकजुट होना होगा, अन्यथा उसे असभ्य होने के लिए दोष न दें। निंग यी ने झांग ताओ ताओ से आश्वस्त रहने के लिए कहा वे ट्रायल को प्रभावित नहीं करेंगे। जब झांग ताओ ताओ ने कहा कि शियाजिंग अकादमी हिडन ड्रैगन टीम ट्रायल टेलीपोर्टेशन शुरू करती है तो उनके पैरों के नीचे एक जादू का घेरा बना और सभी डिवाइन शिया टॉवर के सामने टेलीपोर्ट हो गए, जो लाल और अंधेरा था। लिन मोयू और निंग यी शिया टॉवर को देखकर बहुत हैरान थे। वे पहले नहीं जानते थे कि डिवाइन शिया टॉवर आकाश में है। जब लिन मोयू की ओर एक तेज रोशनी आई तो उसे एहसास हुआ कि डिवाइन शिया टॉवर की शक्ति ने उन्हें टेलीपोर्ट किया। वे मरमेड आइलैंड में टेलीपोर्ट हो गए। वे सभी एक मिशन स्टोन के सामने थे।
जियांग ताओ ताओ ने सभी को मिशन के बारे में जानने के लिए मिशन स्टोन को छूने के लिए कहा। जब लिन मोयू ने मिशन स्टोन को छुआ तो मरमेड ईयर मिशन उसके सामने आ गया, जिसमें उसे मरमेड ईयर UNGEON में प्रवेश करने, अंतिम बॉस को हराने और पत्थर प्राप्त करने के लिए कहा गया। 6 लोगों तक की एक टीम द्वीप में प्रवेश कर सकती है, जिसका औसत स्तर 20 तक हो। मरमेड ईयर केवल दुस्वप्न कठिनाई वाले UNGEONS में गिरता है। केवल 3 मरमेड ईयर गिरेंगे। दूसरे शब्दों में, केवल शीर्ष 3 टीमें जो UNGEON को क्लियर करती हैं, वे मरमेड ईयर प्राप्त कर सकती हैं। मरमेड ईयर UNGEON मरमेड आइलैंड के केंद्र में स्थित है, इसलिए अंत में ये सिर्फ एक UNGEON को क्लियर करने की बात है। लिन मोयू सोच रहा था कि क्या मरमेड ईयर में कुछ विशेष गुण हैं। जान ताओ ताओ ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रायल मरमेड आइलैंड पर होगा। निंग यी ने झांग ताओ ताओ से पूछा कि चूंकि जियांग ताओ ताओ कई ट्रायल मिशनों पर रही है, वो अनुभवी है, उसे सभी को इसके बारे में बताना चाहिए। जान ताओ ताओ ने निंग यी से कहा कि मरमेड ईयर का उपयोग एक बहुत ही विशेष उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है और इसके प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। मरमेड आइलैंड डिवाइन शिया एम्पायर के क्षेत्र में नहीं है और हर साल केवल 3 मरमेड ईयर गिरते हैं, इसलिए उनके डिवाइन शिया एम्पायर के अलावा अन्य देश भी हर साल मरमेड आइलैंड आते हैं। हिडन ड्रैगन अकादमी में उनकी कुल 10 टीमें हैं, उनकी टीम भी, जिसका मतलब है कि वे न केवल अकादमी के अपने साथी छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि अन्य देशों की टीमों के साथ भी। निंगी ने उससे पूछा कि अगर उनका सामना अन्य देशों की टीमों से होता है तो क्या होगा, उन्हें क्या करना चाहिए। जांग ताओ ताओ ने निंगी को बताया कि ऐसी स्थितियां पहले भी हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वे UNGEON के प्रवेश द्वार की रखवाली करेंगे ताकि प्रवेश को रोका जा सके, लेकिन उन्हें अपनी सावधानी नहीं छोड़नी चाहिए। पहले भी मौतें हो चुकी हैं। अगर कोई वास्तविक संघर्ष होता है तो उससे वैसे ही निपटना चाहिए जैसे वो आता है। उनकी जान सबसे महत्वपूर्ण है। लिन मोयू और निंग यी दोनों को जंगल का दृश्य याद आ गया। निंगी ने लिन मोयू से कहा कि चिंता न करें, उनका सामना वैसी स्थिति से नहीं होगा। झांग ताओ ताओ ने कहा कि क्या वे मरमेड आइलैंड में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उसने द्वान गाओ से सभी पर अपने बफ लगाने के लिए कहा। द्वान गाओ के बफ से सभी की ताकत, चपलता, रक्षा और माना मंत्र मुग्ध हो गए। लिन मोयू ने देखा कि उसके गुण 30% बढ़ गए, कौशल शक्ति 20% बढ़ गई, जो 1 घंटे तक रही। उसने सोचा कि ये डिवाइनर वास्तव में एक शक्तिशाली सपोर्ट क्लास है। ये सिर्फ अफसोस की बात है कि लिन मोयू की प्रतिभा की तुलना में डिवाइनर का एम्प्लीफिकेशन प्रभाव बहुत कमज़ोर है। लिन मोयू ने एक कंकाल योद्धा को बुलाया, ये सोचकर कि अगर डिवाइनर के बफ्स कंकाल योद्धा पर भी लगाए जाते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा। द्वान गाओ कंकाल योद्धा को देखकर चौंक गया। वो चिल्लाया कि ये क्या बकवास है, क्या ये अंडरडेड समन है। म्याओ यू थोड़ी डर गई। वो निंग यी के पीछे छुप गई। निंग यी ने म्याओ यू से डरने के लिए नहीं कहा, ये छोटा कंकाल योद्धा प्यारा है। लिन मोयू ने द्वान गाओ से पूछा कि क्या वो कंकाल को भी बफ दे सकता है। द्वान गाओ ने कहा ज़रूर, लेकिन जब उसने कोशिश की तो उसने देखा कि उसके कौशल कंकाल योद्धा पर लागू नहीं हो सकते। शायद लिन मोयू की प्रतिभा बहुत मजबूत है। द्वान गाओ का आशीर्वाद कौशल लिन मोयू की प्रतिभा द्वारा सीधे ओवरराइड कर दिया गया। जब लिन जिन ने देखा कि लिन मोयू का कंकाल योद्धा बफ भी नहीं हो सकता, तो उसने कहा कि ये समन उतना ही बेकार है जितना इसका मालिक। लिन मोयू और उसका कंकाल योद्धा दोनों लिंग जेन को देखते हैं। लिंग जेन पीछे हट गया। लिन मोयू से पूछा कि क्या वो लड़ाई जीत गया। जान ताओ ताओ उनके बीच आ गई। लिंग जेन से कहा कि वो बाद में लड़ सकता है, पहले ट्रायल खत्म करते हैं। लिंग जेन रुक गया, लेकिन वो डरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि लिन मोयू के समन के देखने पर उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मरने वाला है। उसका शरीर इतना ठंडा, अकड़ गया जैसे कोई तख्ता हो। अचानक एक पहाड़ से लाल रोशनी दिखाई दी। यह ट्रायल शुरू होने का संकेत था। झांग ताओ ताओ वहां की ओर भागी। सभी को द्वीप की ओर दौड़ने के लिए कहा। सभी झांग ताओ ताओ के पीछे भागे। झांग ताओ ताओ ने सभी से कहा कि उनका लक्ष्य मरमेड UNGEON है। उन्हें तेजी से आगे बढ़ना होगा और अगर संभव हो तो राक्षसों से लड़ने से बचना होगा। जब कुछ राक्षसों ने लिन मोयू की टीम को आते देखा तो वे पानी में छुप गए, और जब लिन मोयू और अन्य नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे तो उन लेवल 19 मरफोक सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। जोंग ताओ ताओ उनसे लड़ी क्योंकि एक फायर बुल ने राक्षसों को घायल कर दिया। निंग यी ने असैसिन के रूप में अपने चाकू का इस्तेमाल किया और एक लेवल 19 मरफोक सैनिक कप्तान को मार डाला। झांग ताओ ताओ ने उसे मारने के बाद मछली का स्केल 1 प्राप्त किया। वे आगे बढ़े। एक जगह पर वे रुक गए क्योंकि अब लेवल 21 के राक्षस दिखाई दिए थे और इस गति से उन्हें द्वीप के केंद्र तक पहुंचने में 3 घंटे और लगेंगे। झांग ताओ ताओ ने कहा कि वे बहुत धीमे हैं, वे राक्षसों को और नहीं हटा सकते। उसने म्याओ यू से कहा कि वो नियंत्रण में है, वे आगे बढ़ रहे हैं। म्याओ यू ने अपने विंड बाइंड का इस्तेमाल किया और एक बवंडर बनाया। उसने सभी से जल्दी करने के लिए कहा। उसने इसे नियंत्रण में कर लिया है। 20 मिनट बाद झांग ताओ ताओ एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी, लेकिन उसके सामने बहुत सारे राक्षस थे। वे अभी भी पीछे थे। जियांग ताओ ताओ ने म्याओ यू से पूछा कि अगर वे सीधे आगे बढ़ते हैं
तो क्या उनके पास कोई मौका है? म्याओ यू ने उससे कहा कि हाँ, बहुत सारे हैं, वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। इसके अलावा राक्षस लेवल 22 के हैं, उसके लेवल से ऊंचे हैं, उसके कौशल विफल हो सकते हैं। जियांग ताओ ताओ जानती है कि अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ने से वे खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि वे गिर सकते हैं। लेकिन अगर वे रास्ते को साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसमें कम से कम 1 घंटा और लगेगा और फिर वे और भी पीछे रह जाएंगे। उस समय लिन मोयू आगे आया और झांग ताओ ताओ से उसे ये करने देने के लिए कहा। लिंग जेन ने लिन मोयू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि लिन मोयू एक लेवल 17 का नौसिखिया क्या कर सकता है। उसने इस पूरे रास्ते में एक उंगली भी नहीं उठाई, वो किस कम का है, उसे महिलाओं के पीछे छुपते रहना चाहिए। निंग यी ने लिंग जेन से अपना गंदा मुंह बंद रखने के लिए कहा। जोंग ताओ ताओ ने उन्हें नजरअंदाज किया और लिन मोयू से पूछा कि उसकी क्या योजना है। लिन मोयू ने उसे बताया कि वो मरफोक राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए कंकाल योद्धा का उपयोग करेगा। झांग ताओ ताओ को अब याद आया कि लिन मोयू एक समनर है। झांग ताओ ताओ ने लिन मोयू से कहा कि अब सब कुछ उस पर निर्भर है। लिन मोयू का कंकाल योद्धा इतनी तेज गति से चलता है कि लेवल 23 की जियांग ताओ ताओ भी आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि कंकाल योद्धा ने राक्षसों का ध्यान भटका दिया। रास्ता साफ हो गया। जोंग ताओ ताओ ने सभी से चलने के लिए कहा। कुछ समय बाद जब वे राक्षसों को पीछे छोड़ गए तो लिन मोयू के योद्धा को समनिंग स्पेस में वापस बुला लिया गया। जियांग ताओ ताओ ने लिन मोयू की प्रशंसा की। म्याओ यू ने कहा कि वे इसके लिए लिन मोयू के ऋणी हैं। लिंग जेन ने लिन मोयू से पूछा कि उसने ये शुरुआत से क्यों नहीं किया, वे बिना पीछे रहे अभी तक पहाड़ पर होते। निंग यी ने लिंग जेन से बकवास बातें बंद करने के लिए कहा। अगर लिंग जेन इतना सक्षम है तो खुद क्यों नहीं जाता। लिंग जेन ने लिन मोयू से कहा कि ये सब समन की बदौलत है, शायद लिन मोयू खुद ही बेकार है। लिन मोयू ने उससे कहा कि ये आखिरी बार है। अचानक म्याओ यू चिल्लाई और सभी को जल्दी करने और भागने के लिए कहा। राक्षसों का एक पूरा समूह उन पर हमला कर दिया। झांग ताओ ताओ ने सभी को पीछे हटने के लिए कहा। ये कंट्री वाई के लोग थे, वे अपने देश की अनोखी क्लास शिकिगामी समनर का इस्तेमाल कर रहे थे। जब उस आदमी ने अपने शिकिगामी को फेंका तो वे राक्षस बन गए। ये शिकिगामी समनर का शिकिगामी कौशल था, ये प्राचीन देवताओं को बुला सकता है। म्याओ यू ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। झांग ताओ ताओ ने उसे बताया कि वे सभी को पहाड़ पर जाने से रोकना चाहते हैं। कंट्री वाई के लड़के ने झांग ताओ ताओ पर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन फेंका और पहाड़ की ओर जाते हुए उसने दूसरों से कहा कि वे यहीं रहें। अगर वे टिक नहीं सकते हैं तो मिशन स्टोन का उपयोग करके टेलीपोर्ट हो जाएं, क्योंकि ये मरमेड UNGEON उनके महान देश का है। इस बार अन्य टीमों ने कहा कि ये घिनौना है। शिकिगामी समनर एक पौराणिक स्तर की क्लास है। ऐसा लगता है कि कंट्री वाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहाँ सैकड़ों मरफोक राक्षस जमा हो गए हैं। उन सभी को साफ करने में कम से कम कई घंटे लगेंगे। लिन मोवू ने फिर से अपने कंकाल योद्धाओं को बुलाना शुरू कर दिया। झांग ताओ ताओ ने उससे पूछा कि क्या वो ऐसा कर सकता है। सभी चिल्ला रहे थे कि अगर यहाँ कोई समनर है तो इन राक्षसों को दूर करो। लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धा का इस्तेमाल राक्षसों को आकर्षित करने के लिए किया। सभी आश्चर्यचकित थे कि ये किसका समन है। वो राक्षसों को दूर ले जा रहा है, लेकिन अभी भी 2/3 राक्षस बचे हैं। लिन मोयू ने एक और कंकाल योद्धा को बुलाया। झांग ताओ ताओ आश्चर्यचकित थी। 2? उसने सोचा कि लिन मोयू के 2 समन हैं। लिन मोयू ने एक कंकाल योद्धा को उन राक्षसों को लुभाने के लिए जाने के लिए कहा। लिन मोयू ने लाश विस्फोट का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि लाश विस्फोट की कोई आवश्यकता नहीं है जो उसके अनुभव को चुरा लेगा। सभी एक और कंकाल योद्धा को देखकर और भी खुश हो गए। एक आदमी ने कहा कि जब ट्रायल खत्म हो जाएगा तो वो लिन मोयू को ड्रिंक्स पिलाएगा। लिन मोयू ने एक और कंकाल योद्धा को बुलाया। जब स्थिति स्थिर हो गई तो सभी ने उन शिकिगामी समनर को ज्यादा अहंकारी न होने देने के लिए कहा। सभी शिकारी लिन मोयू की प्रशंसा करते हुए आ रहे थे। कह रहे थे कि अगली बार जब वे कोई डाल UNGEON चलाएंगे तो वे लिन मोयू को साथ लाएंगे। उन्होंने लिन मोयू को धन्यवाद दिया। लिंग जेन खुश नहीं था। जब कंट्री वाई के समनर ने देखा कि सभी शिकारी उसके करीब आ रहे हैं तो वो समझ नहीं पाया कि इतने सारे राक्षसों के साथ उन्हें कम से कम कुछ घंटों तक पीछे क्यों नहीं रखा गया। उसने अपनी टीम के तीरंदाजों से तैयार रहने के लिए कहा। उन्हें दूसरों को रोकना होगा। उन कंट्री वाई के तीरंदाजों ने अन्य देशों के शिकारियों पर हमला किया। जादूगरों ने सुरक्षा कवच लगाए। लिन मोयू का कंकाल योद्धा लिन मोयू के सामने उसकी रक्षा करने के लिए आ गया। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि इस बार लिन मोयू और उसके कंकाल योद्धा के साथ वो डरी हुई नहीं है। झड़पों के पहले दौर के बाद शिकारी कह रहे थे कि ये काम नहीं करेगा। उनकी टीमें बहुत अराजक हैं। उन्हें फिर से संगठित होने की ज़रूरत है। उन्हें एक शक्तिशाली जादूगर की ज़रूरत है। उनसे काफ़ी लोग गायब हैं। पहाड़ के तल पर उन्हें कंट्री वाई को दबाने के लिए फिर से संगठित होना होगा। लिंग जेन झांग ताओ ताओ के पास गया और कहा कि वो दूसरी टीम में शामिल होना चाहता है। या तो लिन मोयू जाएगा या वो जाएगा। उसने कप्तान झांग ताओ ताओ से फैसला करने के लिए कहा। द्वान गाओ ने लिंग जेन से कहा कि वो थोड़ी ज्यादा दूर जा रहा है। म्याओ यू ने उससे कहा कि अगर लिन मोयू राक्षसों को नहीं लुभाता तो वे ऊपर तक नहीं पहुंच पाते।
निंग यी भी लिंग जेन पर गुस्सा हो गई। लिंग जेन सोच रहा था कि कप्तान झांग ताओ ताओ निश्चित रूप से लिंग जेन को रखने की कोशिश करेगी। अन्य टीमें जादूगरों की तलाश में हैं और उनकी टीम उसे नुकसान नहीं उठा सकती, नुकसान पहुंचाने वाला। लिंग जेन ने सोचा कि इस तरह वो लिन मोयू को टीम से बाहर कर सकता है। जोंग ताओ ताओ ने एक पल सोचा और कहा कि अगर ऐसा है तो लिंग जेन को टीम छोड़ देनी चाहिए। लिंग जेन ने जो सुना उसे गलत समझा। उसने उससे फिर पूछा कि क्या वो सच में चाहता है कि वो टीम छोड़ दे। उसने कहा कि अगर वो टीम छोड़ देगा तो जोंगा ट्रायल पास नहीं कर पाएगा। क्या वो क्रिएशन सेमिनरी में नहीं जाना चाहती? जनता ने गहरी आवाज में कहा कि वो जाना चाहती है, लेकिन क्या वो भूल गया है कि उसका पेशा क्या है? जंगा का पेशा एल्फ नाइट है और नाइट्स के अपने विश्वास होते हैं। यहाँ आने के लिए सभी को लिन मोयू का धन्यवाद करना होगा, लेकिन अब लिंग जेन की धमकी से लिन मोयू को ग्रुप छोड़ने के लिए कहना, वो ये नहीं कर सकती। लिंग जेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा कि अगर यही बात है तो पछताना मत, वो टीम छोड़ देगा। लिन मोयू धीरे धीरे उठा। इस समय जंगता से कहा कि वो उन्हें काल कोठरी में जाने दे। जंगता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। निंगी हंसी और जंगा से कहा कि उन्हें काल कोठरी में जाने दो। जंगता ने उससे पूछा कि वे ये कैसे करेंगे। दांगा और मेओयू दोनों थोड़े हिचकिचा रहे थे। ये नहीं जान रहे थे कि क्या करें। लिन मोयू पहले ही जा चुका था। निंगी कूदकर उसके पीछे हो लिया। जंगता ने सोचा कि सबसे बुरे मामले में वे हमेशा पीछे हट सकते हैं, कम से कम उसके साथ होने पर यह उतना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन वो उलझन में थी कि निंगी लिन मोयू पर इतना भरोसा क्यों करती है। जब वे पांचों अचानक काल कोठरी के पास पहुंचे तो इसने तुरंत देशवासियों से प्रतिक्रिया पैदा कर दी। उन्होंने जंगा की पार्टी को घुसपैठिया कहा और कहा कि वे यहाँ से चले जाएं। उन्हें काल कोठरी के पास जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जिन लोगों को लिन मोयू ने पहले बचाया था वे भी वहां थे। उन्होंने लिन मोयू को उस भाई के रूप में पहचाना जो समन कर सकता है। वे सभी लिन मोयू के लिए लड़ने आए। वे देशवासियों को उसे धमकाने नहीं देंगे। लिंग जिन भी वहां था। उसने जंगता और दूसरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि वे मूर्ख हैं और वे यहाँ सिर्फ मरने के लिए आए हैं। देशवासी शिकारी अपने राक्षसों को बुलाता है जो जंगा की पार्टी पर हमला करने जाते हैं। जंगता लिन मोयू के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने ढाल को कसकर पकड़ लिया। कोई देख सकता है कि वो घबराई हुई है। लिन मोयू ने अपनी उंगली आगे की ओर इशारा किया। उसने अपने कंकाल योद्धा को बुलाया और 20 कंकाल योद्धा अचानक उसके बगल में प्रकट हो गए। कंकाल योद्धाओं ने एक ढाल बनाई और पांचों को मजबूती से बचाया और सभी हमलों को अवरुद्ध कर दिया। जोंगा स्तब्ध रह गई। हर कोई स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि देशवासी शिकारी भी स्तब्ध रह गए। ये किस तरह का टूटा हुआ पेशा है? इतने सारे बुलाए गए जीव होना कैसे संभव है? ये कंकाल बहुत मजबूत हैं कि उनके हमले पूरी तरह से अप्रभावी हैं। ये समझ में नहीं आता। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे किसी भी समय टूट जाएंगे, लेकिन वे बहुत मजबूत हैं। देशवासी शिकारी लिन मोयू पर हमला करने आते हैं क्योंकि वे काल कोठरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। काल कोठरी को लिन मोयू के शब्दों के अनुसार दुस्वप्न कठिनाई के साथ चुना गया था। लिन मोयू शांत दिख रहा था, देशवासियों के विभिन्न हमलों को अनदेखा कर रहा था। पांचों कंकाल योद्धाओं के साथ काल कोठरी के द्वार पर गायब हो गए। देशवासी शिकारी बहुत क्रोधित थे। पांचों काल कोठरी के अंदर प्रकट हुए, लेकिन जोंगता बस लिन मोयू को विस्मय से देख रही थी। निंगी ने जंगता से शांत रहने के लिए कहा क्योंकि लिन मोयू के कंकाल बहुत शक्तिशाली हैं। जंगता ने कहा कि ये ठीक है। फिर उसे उम्मीद थी कि उनके हमले काफी मजबूत होंगे, इसलिए वो राक्षसों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। जंगता ने मेयू से उसे ठीक करने के लिए कहा। जंगता ने भीड़ नियंत्रण मेओयू पर छोड़ दिया। मेओयू ने गर्व से कहा कि चिंता मत करो बहन। दांगा ने कहा कि वो जंगता को अपना आशीर्वाद भी देगा, लेकिन अचानक एक सूचना आई कि लेवल 21 एलीट मरोल योद्धा मारा गया। एक अनुभव अंक प्राप्त हुआ। मेओयू द्वंगा सभी आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा है। अब उन्हें अनुभव अंक क्यों मिल रहे हैं? एक एलीट एनहांस्ड मरोल योद्धा को लिन मोयू के कंकाल योद्धा द्वारा एक ही शॉट में मार दिया गया था। लिन मोयू आगे बढ़ते हुए अपने कंकाल योद्धा से लक्ष्य की तलाश जारी रखने के लिए कहा। जंगता फिर से स्तब्ध रह गई कि अभी अभी लिन मोयू के कंकालों ने एक ही शॉट में एनहांस्ड दुस्वप्न स्तर के राक्षसों को मार डाला। वो जानती है कि अगर उनके पास सही पार्टी भी होती तो भी इसे मारने में कम से कम 1 से 2 मिनट लगते। निंगी लिन मोयू के पीछे पीछे गई। उसने पहले उनसे कहा था कि मोयू के कंकाल अद्भुत हैं। उसने सभी से जल्दी करने के लिए कहा। दांगा ने निंगी से इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि वे अभी भी स्थिति को पचाने की कोशिश कर रहे थे। जंगता ने दांगा से कहा कि स्थिति को समझने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, बस जल्दी करो और पीछा करो। जब लिन मोयू का कंकाल योद्धा साथ आता है तो वे किसी भी राक्षस को क्रोध हमले का उपयोग करके आसानी से मार देते हैं। ये सब जंगता के लिए बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि ये पहली बार है जब वो काल कोठरी को साफ करते समय इतनी आराम महसूस कर रही है। आमतौर पर वो सबसे आगे रहती थी, दुश्मनों की चाल देखती थी और अपने साथियों की रक्षा करती थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उसे राक्षसों से एग्रो को आकर्षित करने की भी जरूरत नहीं है। द्वंगगा और मेओयू भी बहुत चकित थे। ऐसा लगता है कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अचानक वे एक डेड एंड पर आ गए। इस काल कोठरी में ज्यादा राक्षस नहीं है। जब निंगी आगे बढ़कर देखने गई तो उसने नीचे देखा और एक राक्षस देखा जो नीचे का बॉस था।
नीचे एक लेवल 23 मुरो क्वीन सर्प था। ये एलीट टारगेट क्वीन सर्प है। इसके गुण गोब्लिन किंग से भी अधिक हैं और लिन मोयू के कंकाल के गुण वर्तमान में 2700 औसत गुण पर हैं। जनता एक लेवल 23 राक्षस को देखकर थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कहा कि वो राक्षस को एग्रो करेगी, लेकिन लिन मोयू ने उससे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन का कंकाल योद्धा उस रानी सर्प से लड़ने के लिए नीचे कूद गया, लेकिन रानी सर्प ने तुरंत अपने लैश कौशल का इस्तेमाल किया और लिन मोयू के कंकाल योद्धा को कुचल दिया। क्वीन सर्प की पकड़ के साथ वो बहुत तेज थी और लिन मोयू की ओर बढ़ी। जनता ने लिन मोयू से पूछा कि क्वीन सर्प बहुत फुर्तीली है, वे क्या करें? लिन मोयू ने उससे चिंता न करने के लिए कहा। उसने क्वीन सर्प पर अपनी स्लो कर्स स्किल का इस्तेमाल किया। क्वीन सर्प धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे क्वीन सर्प जंजीरों से बंधी हुई है। जब क्वीन सर्प धीमी हुई तो लिन मोयू का कंकाल योद्धा उसके शरीर पर चढ़ गया। जनता ने लिन मोयू से पूछा कि क्या ये कर्स टाइप स्किल है? लिन मोयू ने कहा हाँ। अब जनता सोचने लगी कि एक नेक्रोमैंसर और क्या कर सकता है, क्योंकि लिन मोयू के पास शक्तिशाली समन और यहाँ तक कि एक कर्स टाइप स्किल भी है। क्वीन सर्प ने अपने डेथ स्ट्रैंगल का इस्तेमाल किया और एक कंकाल योद्धा को मार डाला। जब अन्य कंकाल योद्धा ने क्वीन सर्प पर हमला करने की कोशिश की तो क्वीन सर्प ने पॉइजन अटैक का इस्तेमाल किया। लिन मोयू चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके कंकाल अनडेड हैं, इसलिए वेनम का उन पर ज्यादा असर नहीं होगा। एक कंकाल योद्धा ने क्वीन सर्प को हिलने से रोका। अन्य कंकाल योद्धा ऊपर से कूद पड़े और अपनी तलवारें क्वीन सर्प के सिर में घुसा दी। जनता बहुत आश्चर्यचकित थी कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि उन्होंने लेवल 23 मैरिड क्वीन सर्प को मार डाला। 50 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ साथ एक सिल्वर जीआर आर्मर, सर्प स्किन आर्मर और इंटरमीडिएट लेवल मॉन्स्टर कोर भी प्राप्त हुआ। निंगी मुस्कुराई और मेओ यू से कहा कि ये बहुत चौंकाने वाला था। उसने उनसे जाने देने के लिए कहा। दांगा खुद भी इतना हैरान था कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसे इतना अनुभव मिला। जंगता भी लिन मोयू की शक्ति देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसने उन सभी से जाने के लिए कहा। वे लिन मोयू का पीछा करेंगे। उसने उनसे कहा कि अभी अभी वाली क्वीन सर्प मिर लोगों की रानी की पालतू सांप थी। उसे डर था कि बॉस मिर लोगों की रानी होगी। जब वे सभी काल कोठरी में गहराई से जा रहे थे तो चारों ओर तेज मछली की गंध आ रही थी, और जब वे आखिरकार काल कोठरी के अंत तक पहुंचे तो वहां एक विशाल व्हाइट कैसल था जो बॉस क्षेत्र था। कई मेर लोग महल की रखवाली कर रहे थे। जंगता महल के सामने कुल 60 पेट्रोल को देखकर घबरा गई, जिसका मतलब है कि 180 मिर लोग और वे सभी एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर हैं। लेकिन लिन मोयू इतने सारे राक्षसों को देखकर मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से जितने अधिक राक्षस होंगे उतना ही बेहतर उसके लिए होगा। लिन मोयू ने अपने कंकाल को बुलाया और उन्हें मिर लोगों पर हमला करने का आदेश दिया। जंगता को कंकाल योद्धाओं को मिर लोगों से लड़ने जाते देखकर आश्चर्य हुआ। जंगता जानती है कि लिन मोयू के पास बहुत मजबूत कंकाल है, लेकिन फिर भी इस तरह से बाहर निकलना क्या बहुत जल्दबाजी नहीं है? लेवल 21 मिर सैनिकों ने कंकाल योद्धा को अपने क्षेत्र में आते देखा। जैसे ही कंकाल योद्धा ने अपनी तलवारों से बरसक स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, मिर सैनिकों ने अपने भालों से स्टनिंग स्वीप का इस्तेमाल किया और उनके बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। निंगी घबरा गई जब उसने देखा कि मिर लोगों के अन्य पेट्रोल भी आ रहे हैं। लिन मोयू ने निंगी से अपने कान बंद करने के लिए कहा, क्योंकि वो अपनी कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करने जा रहा था। निंगी ने अपने कान बंद कर लिए और अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक के बाद एक कई सिस्टम मैसेज एक ही समय में आने लगे कि उन्होंने एक एलीट मिर सैनिक को मार डाला और 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त किए। ये लगातार आ रहा था। जंगता, मेओ यू और दांगाई से देखकर बहुत हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं रुक रहे थे, क्योंकि लिन मोयू की कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल रैम्पेज पर जा रही थी। जंगता और अन्य बहुत हैरान थे कि ये कैसी प्रतिभा है जो इतनी शक्तिशाली है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लिन मोयू ने ये कैसे किया। ये पहली बार था जब वे इस तरह का नोटिफिकेशन स्पैम अनुभव कर रहे थे। महल का दरवाजा खुल गया। महल की रानी, एक बॉस लेवल मॉन्स्टर, बाहर आई। इस मॉन्स्टर का ऊपरी शरीर एक इंसान का और निचला शरीर एक जलपरी का बहुत सुंदर है। निंगी मिर लोगों की रानी को देखकर बहुत चकित थी। निंगी सुंदर रानी को देखने के लिए आगे बढ़ने लगी। निंगी की आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। यही समय जंगता और द्वंगगा के साथ हुआ। लिन मोयू ने महसूस किया कि ये मिर लोगों की रानी की एन्चांटमेंट स्किल है। मेयू भी खुद को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी, क्योंकि वो और लिन मोयू ही बचे थे। लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धा का इस्तेमाल निंगी और अन्य को मिर लोगों की रानी के पास जाने से रोकने के लिए किया। मेयू ने सभी पर अपनी क्लियर हेडेड स्किल का इस्तेमाल किया। वो थोड़ी हैरान थी जब उसने पाया कि लिन मोयू मिर लोगों की रानी के एन्चांटमेंट से अप्रभावित था। अन्य अपने होश में आ गए। उनके सिर में दर्द हो रहा था। निंगी ने मेयू से पूछा कि उसे अभी अभी क्या हुआ था। मेयू को भी सिर दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने मिर लोगों की रानी के एन्चांटमेंट का विरोध किया था। उसने निंगी से कहा कि मिर लोगों की रानी में एन्चांटमेंट मैजिक है और वे सभी इसके शिकार हो गए।
ये भाग्य की बात है कि लिन मोयू यहाँ था उन्हें रोकने के लिए, नहीं तो उनकी पूरी पार्टी अभी अभी मिटा दी जाती। जब मिर लोगों की रानी ने देखा कि उसका एन्चांटमेंट मैजिक काम नहीं किया और उसके सभी मिर लोग और मिर सैनिक मर चुके हैं, तो वो लिन मोयू की पार्टी पर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसने अपने शरीर से एक भयानक आभा छोड़ी। उसने अपने विशाल भाले को भी बुलाया और फियरसम श्रीक का इस्तेमाल किया। जंगता और अन्य मिर लोगों की रानी की आभा में मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। जंगता सोच रही थी कि इस रानी के प्रकार को देखते हुए और जिस तरह से एक सामान्य 6 सदस्यीय टीम लड़ती है, उसे हराने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। लेकिन अब वो लिन मोयू की चालों की भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। रानी के पावर स्टेट का, मेरी प्रजा बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि कंकाल भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इस दृश्य को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ियों का एक झुंड मूर्खतापूर्वक शेर पर हमला करने की कोशिश कर रहा हो। ये बताना आसान नहीं है कि विजेता कौन है और हारने वाला कौन। मेरी प्रजा की रानी ने अपने भाले से हमला किया। उसका निशाना कंकाल योद्धा था। जब उसका भाला एक कंकाल योद्धा को लगा, एक कंकाल सैनिक नष्ट हो गया। जांगता ने डुआंग गाओ से उन्हें मजबूत करने और किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उसने सोचा कि एक बार जब लिन मोयू के कंकाल सैनिक गिर जाएंगे तो वे आगे बढ़ेंगे, लेकिन लिन मोयू ने उससे कहा कि कोई जरूरत नहीं है। उसने मेरी प्रजा की रानी पर अपनी धीमा करने वाली शाप कौशल का इस्तेमाल किया। जब शाप की जंजीरों ने मेरी प्रजा की रानी को बांध दिया तो वह और अधिक क्रोधित हो गई और मुक्त होने के लिए अपने पानी का इस्तेमाल किया और अपने आसपास के सभी कंकाल योद्धाओं को नष्ट कर दिया। लिन मोयू के 12 कंकाल सैनिक उस हमले से नष्ट हो गए। उनकी हड्डियां चारों ओर गिर गईं। जांगता लड़ाई को देख रही थी। उसे लग रहा था कि कंकाल सैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, जल्द ही उनकी बारी आनी चाहिए। जांगताओ ने लिन मोयू से कंकालों को पीछे हटने का आदेश देने के लिए कहा, लेकिन लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धा को मेरी प्रजा की रानी पर हमला करने के लिए कहा। अब लिन मोयू अपने सभी कंकाल योद्धाओं को आने और खेलने के लिए बुलाता है। एक गहरे हरे रंग की ऊर्जा लिन मोयू के चारों ओर और 87 शेष कंकाल सैनिकों के चारों ओर फैल गई। लिन मोयू के आह्वान का जवाब देने के लिए बाहर आ गए। सभी कंकाल योद्धा मेरी प्रजा की रानी पर हमला करते हैं। जांगता और अन्य लोग स्तब्ध और भयभीत थे, पूछ रहे थे कि क्या वे सपना देख रहे हैं। कंकाल और योद्धा असंख्य हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि लिन मोयू के पास इतने सारे समन थे, लेकिन उसने पहले एक ही बार में उन सभी को नहीं बुलाया। डुआंग गा ने कहा कि ये भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि ई को लिन मोयू पर इतना भरोसा था, लेकिन ये निंग यी के लिए भी आश्चर्यजनक था। वो यह देखकर चकित थी कि लिन मोयू फिर से मजबूत हो गया है और उसने इतनी तेजी से ऐसा किया है जो निंग यी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। सभी कंकाल योद्धाओं ने मेरी प्रजा की रानी को घेर लिया और हमला करना शुरू कर दिया। मेरी प्रजा की रानी ने अपने आंसुओं का इस्तेमाल किया। रानी का कौशल। मेऊ चिंतित हो गई। उसने कहा कि वो बहुत कम स्तर की है, उसके पास बॉस की क्षमता का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है। लिन मोयू ने उससे कहा कि चिंता न करें। लिन मोयू जानता है कि उसकी ओजस्वी स्थिति काफी अधिक है, इसलिए वो बॉस की ओजस्वी प्रभावित करने की क्षमता से प्रभावित नहीं होगा और उसके कंकाल सैनिक भावहीन और निडर मृत आत्माएं हैं जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता है। जब मेरी प्रजा की रानी ने अपने खून के आंसुओं का इस्तेमाल किया तो इसका लिन मोयू के कंकाल योद्धा पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने हमले जारी रखे। सिस्टम संदेश आता है कि लिन मोयू की पार्टी ने मेरी प्रजा की रानी को मार डाला है। उन्हें 80 लाख अनुभव अंक मिले। उन्होंने एक चांदी स्तर का हथियार, मेरी प्रजा की रानी की तलवार, मेरी प्रजा की रानी का कर्मचारी और मेरी प्रजा के आंसू प्राप्त किए। जब निंग यी को मेरी प्रजा के आंसू मिले तो वह खुशी से कूद पड़ी, क्योंकि वे परीक्षण मिशन पूरा कर चुके थे और वे उत्पत्ति अकादमी से एक कदम दूर थे। जांगता भी खुश थी, क्योंकि एक बार जब वे कुछ और परीक्षण मिशन पूरे कर लेंगे और अपना स्तर बढ़ा लेंगे तो वे निश्चित रूप से उत्पत्ति अकादमी में प्रवेश कर पाएंगे। डुआंग गा ने उनसे कहा कि ये सब लिन मोयू की बदौलत है। अगर वो यहाँ नहीं होता तो वे इस परीक्षण को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। मेओ यू ने कहा कि वास्तव में सबसे निराशाजनक बात ये थी कि वह साथी ली जेन, वह भविष्य में उसके जैसे लोगों के साथ कभी टीम नहीं बनाएगी। निंग यी तो नाच ही रही थी कि अचानक लिन मोयू निंग यी के पास जाके पूछता है कि क्या उसके पास कूल डाउन ताबीज है। निंग यी ने कहा कि उसके पास है। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो फिर से काल कोठरी करना चाहता है। जांगता और अन्य लोगों को भी एहसास हुआ और खुशी हुई कि वे कूल डाउन ताबीज का उपयोग कर सकते हैं। जब वे सभी काल कोठरी से बाहर आए तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि वे इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था। एक देशव्यापी शिकारी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे कुछ नहीं लड़ सके, इसलिए वे भाग गए। अन्य शिकारी हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वे कंकाल सिर्फ दिखाने के लिए थे। अन्य शिकारी जिन्होंने लिन मोयू को पहले बचाया था, लिन मोयू को खुश करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर उसने काल कोठरी को साफ नहीं किया तो कोई बात नहीं, ज्यादा जरूरी ये है कि वह सुरक्षित है। वे लिन मोयू को उनके पास आने के लिए कहते हैं। लिंग जेन भी वहीं था। वो उनका मजाक उड़ाता है कि वे मरे नहीं, लेकिन अगर पार्टी के रूप में प्रवेश करना ऐसा ही होना है तो क्या फायदा।
जांग ता ने अपनी ढाल उठाई और सभी से सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि कोई और काल कोठरी में नहीं गया है। मेओ यू ने जांग ता से शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास मोयू है। जांग ता ने निंग यी को बुलाया और उससे कहा कि वे जो योजना बनाई थी उसे पूरा करें। निंग यी ने कहा कि कोई बात नहीं और उसने कूल डाउन ताबीज निकाल लिया। लिन मोयू और निंग यी फिर से अंदर चले गए। एक शिकारी ने कहा कि निंग यी के पास निश्चित रूप से कोई पृष्ठभूमि है, उसे इतनी उच्च स्तरीय वस्तु कैसे मिली। लेकिन अन्य शिकारी अधिक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि केवल 2 ही लोग दुस्वप्न स्तर में प्रवेश कर रहे थे। सभी शिकारी सोच रहे थे कि क्या वे आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जांग ताओ पीछे मुड़कर चिंतित थी। उसने कहा कि वे अब केवल उन दोनों पर भरोसा कर सकते हैं। मेव ने जांग ता से चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि वे पहले ही लिन मोयू के कौशल देख चुके हैं, इसलिए दोनों ठीक रहेंगे। जब जांग ता ने काल कोठरी में लिन मोयू ने जो किया उसके बारे में सोचा, तो उसने कहा कि भले ही ये दुस्वप्न स्तर हो, लिन मोयू अकेले इसे साफ करने में सक्षम है। दूसरी ओर जब लिन मोयू और निंग यी अंदर गए काल कोठरी में, फिर से निंग यी ने कहा कि उसने नहीं सोचा था कि लिन मोयू इतनी जल्दी उसकी लेवल बढ़ाने में मदद करेगा। निंग यी ने लिन्यू से कहा कि बेहतर होगा कि वो बीच में ही हार न मान ले। लिन मोयू ने कहा ठीक है और वे अंदर जाने लगे। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि कूल डाउन ताबीज का बचा हुआ उपयोग उन दोनों के लिए 2 बार काल कोठरी को साफ करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उन्हें मेरी प्रजा के सभी आंसू हथियाने के इस अवसर का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जब वे जा रहे थे तो एक मर सैनिक पीछे से उन पर घात लगाने वाला था। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि चलो काल कोठरी को जितनी जल्दी हो सके साफ करते हैं। अचानक उन मर सैनिकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। लिन मोयू के कंकाल योद्धा ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। लिन मोयू ने निंग यी से कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि वो सबसे तेज है। लिन मोयू के कंकाल योद्धा सभी राक्षसों को पागलपन भरी गति से मार रहे थे, यहाँ तक कि सिस्टम अधिसूचना भी नहीं हो पा रही थी। लिन मोयू और निंग ये दोनों उस पहाड़ी पर पहुंच गए जहां उन्होंने पहले मरलोक रानी सर्प से लड़ाई की थी। उस सर्प ने साई में लिन मोयू पर हमला किया था, लेकिन लिन मोयू के कंकाल योद्धा ने उसे तुरंत मार डाला। लिन मोयू संतुष्ट था, क्योंकि पिछली बार इस चरण तक पहुंचने में आधा घंटा लगा था, लेकिन अब केवल 5 मिनट लगे। निंग यी शर्माते हुए बोली कि लिन मोयू जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक अद्भुत है। लिन मोयू ने निंग यी से कहा कि चलो अब मरलोक रानी के महल चलते हैं। जब वे रानी के महल में पहुंचे तो सभी मर सैनिक उन पर हमला करने लगे, लेकिन लिन मोयू के कंकाल योद्धा आगे आए और अपने कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने सभी मर सैनिकों को मार डाला। जब आखिरी मर सैनिक मारा गया तो लिन मोयू ने निंग यी से तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि अब जब पहरेदार चले गए हैं तो रानी बाहर आ जाएगी और फिर मरलोक रानी जो एक बॉस स्तर का राक्षस है महल से बाहर आ जाएगी। जब मेरी प्रजा की रानी बाहर आई तो निंग यी लिन मोयू के पीछे छुप गई, ताकि इस बार मेरी प्रजा की रानी निंग यी को मोहित न कर सके। उसने मेरी प्रजा की रानी को न देखने का फैसला किया। निंग यी ने प्यारे अंदाज में लिन मोयू को बुलाया और उससे रानी को नष्ट करने के लिए कहा। लिन मोयू उसके प्यारे व्यवहार को देखकर मुस्कुराया। लिन मोयू ने तब मेरी प्रजा की रानी पर एक ही समय में अपने धीमा शाप और लाश विस्फोट कौशल का उपयोग किया। मेरी प्रजा की रानी जलकर मर गई। सिस्टम अधिसूचना आती है कि उन्होंने मरलोक रानी को मार डाला है और 2,000,000,000,000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने चांदी ग्रेड हथियार मरलोक रानी ग्रिमोयर भी प्राप्त किया और एक और मरलोक टियर प्राप्त किया। अचानक निंग यी का स्तर बढ़ गया और वो स्तर 20 पर पहुंच गई। निंग यी स्तर बढ़ने से बहुत खुश थी। उसने लिन मोयू से जल्दी से एक और दौर जाने और बाकी आंसू प्राप्त करने के लिए कहा। लिन मोयू ने कहा ठीक है। लिन मोयू सोच रहा था कि जब वो पहली बार निंग यी से मिला था तो वो स्तर 19 पर थी और वो स्तर 10 पर था, लेकिन इतने लंबे समय बाद वो अभी स्तर 20 पर पहुंची है। इसलिए लिन मोयू को लगता है कि निंग यी को स्तरों के लिए खेती करना पसंद नहीं है। जब वे दोनों काल कोठरी से बाहर आए तो निंग यी ने जांग ता से कहा कि वे हो गए हैं। सभी लोग हैरान थे कि वे दोनों इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, है ना? सभी शिकारी सोच रहे थे कि वे दोनों एक भी राक्षस को नहीं मार पाए, इसलिए वे बाहर आ गए। लेकिन सभी ये सोचकर चकित थे कि निंग यी ने कूल डाउन ताबीज को इस तरह कैसे बर्बाद कर दिया। उसे जिम्मेदार होना चाहिए अगर वो इतनी अमीर है। निंग यी ने उन सभी को अनदेखा कर दिया और तुरंत काल कोठरी में जाने के लिए कूल डाउन ताबीज का इस्तेमाल किया। जांग ता बहुत हैरान थी कि अभी 10 मिनट ही हुए हैं और लिन मोयू पहले ही हो गया है। मेओ यू ने कहा कि ऐसा लगता है कि लिन मोयू जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक सक्षम है। जब लिन मोयू और निंग यी काल कोठरी में फिर से अंदर गए तो निंग यी ने एक टाइमर लगाया और लिन मोयू से देखने के लिए कहा कि क्या वे इस बार और तेज हो सकते हैं। लिन मोयू हैरान था, क्योंकि अब निंग यी इसे एक खेल की तरह ले रही है। जब लिन मोयू ने मेरी प्रजा की रानी को मार डाला तो निंग यी और भी खुश हुई, क्योंकि इस बार उन्हें 8 मिनट 58 सेकंड लगे, इस बार 30 सेकंड तेज। लिन मोयू का काम यहाँ हो गया था, इसलिए उसने निंग यी से वापस लौटने के लिए कहा। निंग यी तीसरा मरलोक आंसू अपने हाथ में लिए हुए थी। उसने कहा कि वह वास्तव में सभी शिकारियों के चेहरे के भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती जब वे वापस लौटेंगे।
जब लिन मोयू और निंगी काल कोठरी से बाहर आए तो देशव्यापी शिकारी उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो शर्त लगा सकता है कि लिन मोयू और निंगी दोनों बिना किसी राक्षस को देखे ही भाग गए। जांग ता ने निंगी से पूछा कि कैसा रहा, क्या उसे सब मिल गया। निंगी ने जांग ता से चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि उनके पास सब कुछ है। अचानक उनके पीछे की काल कोठरी गायब होने लगी। सभी शिकारी चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह असंभव है, काल कोठरी क्यों गायब हो रही है, लेकिन वह काल कोठरी वास्तव में गायब हो गई। एक आदमी ने कहा कि ये कैसे संभव है, जब तक कि 3 मरलोक आंसू नहीं लिए जाते काल कोठरी गायब नहीं होनी चाहिए। अन्य शिकारी ने कहा कि क्या जांग की पार्टी अभी अभी 3 बार काल कोठरी में नहीं गई थी। निंगी ने सभी मरलोक आंसू जांग को दे दिए। लिन मोयू ने कहा कि चूंकि वे यहाँ हो गए हैं इसलिए अब जाने का समय है, लेकिन अचानक एक शिकारी जांग की पार्टी पर चिल्लाते हुए हमला करता है कि वे इस टीम को जाने नहीं दे सकते। मरलोक आंसू उनके पास हैं और उन्हें इसे जांग की पार्टी से लेना होगा। सभी शिकारियों ने लिन मोयू, निंगी, जांग ताओ मेओयू और डांगा को घेर लिया और उनसे आंसू सौंपने के लिए कहा। जब शिया साम्राज्य की अन्य टीमों ने सुना कि जांग की पार्टी के पास सभी मरलोक आंसू हैं तो वे सभी स्तब्ध रह गए। इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन काल कोठरी वास्तव में गायब हो गई है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे उन्हें जांग ता से आंसू छीनने नहीं दे सकते। सभी टीमें जांग ता से लड़ने के लिए इकट्ठा हुईं। देशव्यापी प्रसिद्ध शिराग्नि उपयोगकर्ता शिकारी ने लिन मोयू को अपने दुश्मन के रूप में लक्षित किया। उस शिकारी ने जांग ता को रोकने के लिए अपने 2 विशाल शिराग्नि राक्षसों का इस्तेमाल किया। जांग ता उन राक्षसों को देखकर डर गई, लेकिन लिन मोयू ने सोल ब्लेज कौशल का उपयोग किया और उन राक्षसों पर हमला किया। जब सोल ब्लेज उन शिराग्नि राक्षसों से टकराया तो वे जलने लगे। वह देशव्यापी प्रसिद्ध शिराग्नि शिकारी लिन मोयू की शक्ति देखकर बहुत हैरान था।